नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा और अब खबरें विस्तार से। पहाड़ों पर बर्फीले तूफान की आशंका जताई जा रही है, जिसके लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं पर्वतीय प्रदेश में राजनीतिक हलचल भी तेज है। बीजेपी अपने विधायकों की उपेक्षा को लेकर कल सचिवालय का घेराव करेगी। वहीं स्कूलों में छात्रों की गिरती संख्या पर विधानसभा अध्यक्ष ने चिंता जताई है। चमोली की जेल की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठे हैं और सबसे महत्वपूर्ण, मौन अमावस्या पर गंगा घाट पर खूब भीड़ उमड़ी। उत्तराखंड के उच्च हिमालय इलाकों में बर्फीले तूफान की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना को भी सतर्क किया गया है। बर्फ से ढके पहाड़ लोगों को आकर्षित करते हैं, लिहाजा देश और विदेश से सैलानी पहाड़ों का रुख करते हैं। श्रृंगार में डूबे पहाड़ों को करीब से निहारते हैं, लेकिन अब इन्हीं पहाड़ों से उठने वाले बर्फीले तूफान की आशंका ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के चलते 2500 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी और तूफान आने की संभावना है। हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और बर्फबारी की जो हिमपात की बात करें तो हिमपात हम बात नेचुरली जो आपके करीब आसपास 2500 के आसपास मीटर के जो क्षेत्र हैं वहां पे हिमपात हो सकता है। कैसे खास करके 21 नाइट से लेकर अगले 36 घंटों के अंदर। प्रशासन का कहना है कि हालात से निपटने के लिए उन्होंने तैयारी कर ली है, जिसके लिए आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एसएसबी और सेना को सतर्क किया गया है। हमारे मोस्टली जो बड़कोट, मोरी और पटवाड़ी तहसील आती है, जिसमें 2500 मीटर से ऊपर जैसे हमारे पास अलर्ट आया, तो हमने सभी संबंधित ग्रामवासियों को, जो भी हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर है, क्षेत्रीय पटवारी और जो भी राजस्व टीम है और आर्मी, पुलिस, सबको अलर्ट जारी किया है और उनको रेडियोग्राम के थ्रू भी, मैसेज के थ्रू भी और व्हाट्सएप के थ्रू भी सबको सूचित किया है। वहां पर आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी की पोस्टें हैं, कुछ सीमा सड़क संगठन के भी कुछ यूनिट्स हैं, तो उनको सावधानी, सुरक्षा और आवागमन में नियंत्रण बनाने के लिए हिदायत दी गई है। उधर राज्य के मुख्यमंत्री का कहना है कि वो हालात पर पैनी नजर रखे हुए हैं और उन्होंने अधिकारियों से संपर्क में रहने को भी कह दिया है। हमने अलर्ट तो जारी कर दिया है, क्योंकि इसमें आप गांव वालों को हटा भी नहीं सकते। किसी ने आशंका बताई है, लेकिन वेलोसिटी का पता नहीं है। और ऐसी स्थितियों के अंदर आप तूफान के बाद ही कुछ कदम उठा सकते हैं, फौरी राहत दे सकते हैं, उसके लिए हम तैयार हैं। तो हमने अपने लोगों को तो बिल्कुल अलर्ट रखा है और बाकी मैंने कहा है कि निरंतर संपर्क में रहेंगे। उत्तराखंड में 2500 से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इन दिनों आबादी नहीं रहती है, यानी गांव जन विहीन हो जाते हैं, जो शीतकाल के प्रवास के बाद ही अपने गांव में लौटेंगे। लेकिन तूफान से घरों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। वहीं बर्फीले तूफान का असर निचले इलाकों में भी पड़ेगा, जिससे बचने के लिए लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी गई है। पिथौरागढ़ से कोमल मेहता, उत्तरकाशी से देवेंद्र रावत और देहरादून से सोनू सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रदेश के स्कूलों में गिरती छात्र संख्या पर विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने चिंता जताई है। उनके मुताबिक शिक्षकों के शिक्षण कार्य में रुचि नहीं लेने से हालात गंभीर हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाला पर्वतीय प्रदेश है। यहाँ दूर दराज इलाकों में 5 घरों के छोटे गांव से लेकर 200 घरों वाले बड़े गांव तक बसे हैं और इन गांवों में एक बात समान है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव। उस पर दुर्गम और अति दुर्गम इलाकों में सरकारी विद्यालयों में घट रही छात्र छात्राओं की संख्या ने सभी को चिंता में डाल दिया है। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के मुताबिक शिक्षकों के शिक्षण कार्यों में रुचि नहीं लेने से हालात गंभीर हुए हैं। छात्र संख्या घटने का मुख्य कारण जो शिक्षक जिस विद्यालय में नियुक्त हैं उनकी पढ़ाई के प्रति ठीक से रुचि का न होना,
बच्चों को ठीक से व्यवस्थित तरीके से पढ़ाने की कोशिश न करना, और यही कारण है कि सरकारी स्कूलों से धीरे धीरे मोह भंग हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि शिक्षा विभाग को स्कूलों के स्तर में सुधार की कोशिश करनी होगी। उनके मुताबिक दूर दराज इलाकों के स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चे ही सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि ज्यादातर लोगों ने प्राइवेट स्कूलों का रुख कर लिया है, जो कि चिंता की बात है। जितने बच्चे आज बचे हैं वो केवल उन गरीबों के हैं जो प्राइवेट स्कूल में फीस नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर हमारा इतना बड़ा शिक्षा विभाग का तंत्र है, वो तंत्र अगर गंभीर होकर के इस मामले में कोई ठोस रणनीति बना करके काम करने की योजना नहीं बनाता है, तो मैं समझता हूँ कुछ समय में बहुत गंभीर समस्या पूरे प्रदेश के सामने खड़ी होगी। विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए बीते 14 सालों में जो प्रयास किए जाने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं, जिसका नतीजा है कि अब सरकारी स्कूलों में लोग अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते। प्रदेश के अंदर शिक्षा की व्यवस्था इन 14 सालों में सुधर नहीं पाई है, और अब तो सीधे आंकड़े सामने आने लगे हैं कि जो सरकारी हमारे विद्यालय हैं वहां पर लाखों की संख्या में छात्र संख्या घट रही है। दरअसल 14 साल पहले तक पहाड़ी इलाकों में निजी विद्यालय नहीं दिखाई देते थे, लेकिन अब प्राइवेट स्कूल गांव घरों में भी संचालित किए जा रहे हैं, जहां ज्यादातर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजना पसंद कर रहे हैं, जो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। देहरादून से सोनू सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष की चिंता को स्वाभाविक बताया है। उनके मुताबिक वो शिक्षा के स्तर में सुधार लाने की कोशिश करेंगे। एजुकेशन को लेकर के चिंता व्यक्त की है, तो क्या आपको क्या लग रहा है कि एजुकेशन स्वाभाविक है, और हमको प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने क्षेत्र में शिक्षा को सुधारने के लिए काम करना चाहिए। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने बाहरी निर्माण एजेंसियों को ठेका देने के बजाय राज्य की एजेंसियों को ठेका दिए जाने पर जोर दिया। विधानसभा अध्यक्ष के मुताबिक राज्य की निर्माण एजेंसी RES दूसरी एजेंसियों के मुकाबले कम कीमत में अच्छा कार्य करती है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी यूपी निर्माण निगम को ठेका दिया जा रहा है, जो कतई उचित नहीं है। मैं समझता हूँ जब हमारा RES विभाग बना हुआ है निर्माण एजेंसी, तो उसको महत्व मिलना चाहिए, और जो छोटे काम हैं 1 करोड़ के 1.5 करोड़ के जो काम होते हैं, उससे कम के काम होते हैं, वो सारे RES को मिलने चाहिए। उसमें कहीं कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। ये सरकार ने भी इसका ध्यान देना चाहिए, क्योंकि केवल बड़ी एजेंसियों को काम दे करके छोटे काम भी उनको दे देंगे तो उससे पैसे की बर्बादी भी हो रही है, क्वालिटी भी ठीक नहीं हो पा रही है, तो उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और उधर नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने राज्य सरकार पर हल्ला बोला है। उनके मुताबिक राज्य में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं और जगह जगह लूट, हत्या, डकैती आम हो गई है। अजय भट्ट ने कानून व्यवस्था के खस्ताहाल होने के आरोप लगाया। जो जितने भी अपराधी किस्म के लोग हैं बाहरी प्रदेशों के, उन्होंने ऐशगाह बनाया है उत्तराखंड को, और यहां के लोगों का जीना दूभर कर दिया है। इज्जतदार आदमी बाहर नहीं निकल पा रहा है अपनी इज्जत के डर से, और जितने भी अपराधी हैं वो खुलेआम सीना तान के चल रहे हैं। इसमें पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी और सारे विधायक, हम लोग जो सीनियर लीडर्स हैं, वो खड़े होंगे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। आपने देखा है AK-47 राइफल यहां से लूट के ले गए हमारे जवानों से, वो आज तक नहीं मिली है। पहली बार बम विस्फोट हुआ है रुड़की में, उसका कोई आज तक अपराधी पकड़ा नहीं गया, सुराग तक नहीं मिला है। टिहरी में डेक पर नाचते हुए जो रात में लखेड़ा बंधु गायब हुआ, उसका आज तक पता नहीं है कि कहां गया, जिंदा है या मरा है। तो ये तमाम जो शांत पर्वतीय क्षेत्र की वादियां थी वो भी अशांत हो गई हैं। तराई क्षेत्र को तो अशांत कर ही रखा है। और देहरादून में बुधवार यानी कल बीजेपी सचिवालय का घेराव करेगी। बीजेपी नेताओं ने पार्टी विधायकों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि विकास कार्यों की समीक्षा में बीजेपी विधायकों को नहीं बुलवाया जाता है। वहीं बीजेपी नेता प्रकाश पंत ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्ववर्ती योजनाओं के लिए धन नहीं दिया जा रहा है और योजनाएं ठप पड़ी हैं। उधर मुख्यमंत्री का कहना है कि बीजेपी के आरोप गलत है, बल्कि बीजेपी के विधायक समीक्षा बैठकों में पहुंचते ही नहीं है। अब हम जब उनको समीक्षा के लिए बुलाते हैं तो वो आते नहीं, बिस्मिल्लाह खराब कर देते हैं और प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो उनको 2 बातें करनी पड़ेंगी। या तो आप सरकार के साथ सामंजस्य करके काम करिए, और या जो है आप
पूरी तरीके से खुल करके विरोध करिए। हम चाहते हैं कि वो सैद्धांतिक पक्षों में हमारा विरोध करें, क्योंकि वो यदि हमारा विरोध नहीं करेंगे तो हमको कांग्रेस समझेगा कौन। हम तो चाहते हैं वो विरोध करें, लेकिन जो विकास का मामला है उसमें वो एक सहयोगी की रणनीति पर काम करें, लेकिन भाजपा ऐसा नहीं कर रही है। उनके यहाँ जो विकास की योजनाएं हैं, विगत 3 वर्षों में लगभग विकास का पहिया ठप हो चुका है। जो पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो योजनाएं स्वीकृत की थी, वो योजनाओं पर भी धन अवमुक्त नहीं हो रहा है और एक तरह से सौतेला व्यवहार इन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के क्षेत्रों में हो रहा है। इसी विरोध में और साथ में जो राज्य स्तर की जो असफलताएं कांग्रेस की हैं, उन सबको लेकर के एक बृहद पूरे राज्य भर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण जुटेंगे और वो इस धरने का आयोजन करेंगे। टिहरी के घनसाली से बीजेपी के विधायक भीमलाल आर्य के बगावती सुर से बीजेपी परेशान है। भीमलाल आर्य पार्टी नेताओं पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री की तारीफ भी उन्होंने की है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि किरण मंडल की तरह भीमलाल आर्य भी बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सोनू सिंह ने। भट्ट जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि भीमलाल जी को लेकर के बार बार तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, विरोध कर रहे हैं, पार्टी के संगठन के नेता जो हैं बात कर रहे हैं कि उन पर एक्शन लिया जाएगा, इसकी जांच करवाई जाएगी, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? गैप जो संगठन के आपसी नेताओं में जो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? कहीं भी गैप नहीं है। माननीय भीमलाल जी हमारे विधायक हैं और लंबे समय से वो धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। जब जब उनके घनसाली वगैरह कहीं जगह वो बैठे हैं, बड़ा प्रदर्शन हुआ है, तो जब उन्होंने बुलाया है हम गए हैं। विधायक अपनी अपनी क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन सब करते रहते हैं। सब जगह प्रदेश अध्यक्ष नहीं पहुंच सकते हैं और न सब जगह मैं ही पहुंच सकता हूं हर जगह। जब बुलावा आता है तो उस समय हम लोग जाते ही हैं। ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि आप ही के जो घनसाली के विधायक हैं भीमलाल आर्य जी, वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। ऐसे में आप लोगों के पास कौन सा वो फॉर्मूला है जिससे आपके जो विधायक हैं वो दूसरी पार्टी का दामन न थामे और आपके ही पार्टी में बने रहें, क्योंकि आपके विधायक हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत होशियार मुख्यमंत्री हैं इस मामले में। वो पीठ पर हाथ मारते हैं, जिसके पीठ पर उनका हाथ चले गया समझिए वो फिर बचा नहीं, भस्मासुर की तरह समाप्त हो जाता है। तो भीमलाल जी तारीफ क्यों कर रहे हैं सभी लोग जानते हैं, और जिसने कोई मन बना लिया उसे कोई रोक भी नहीं सकता है। यही सवाल पूरे प्रदेश की जनता जानना चाहती है। कुछ समय पहले की यदि हम बात करें तो किरण मंडल, उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया, उसके बाद फिर सरिता आर्य को आप लोग नहीं रोक पाए हैं, आज वो विधायक बनकर के बैठ गई हैं। किरण मंडल ने आज एक बयान दिया है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। जो मुझे ले गए थे, बड़े भाई कहते थे, वो आज हाथ तक नहीं मिला रहे हैं, पूरी जगह आया है। जो गलती करते हैं वो होता ही है। नशोई कैमरामैन गोविंद के साथ सोनू सिंह, जी मीडिया, देहरादून। देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक का उद्घाटन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गोल्डन रेस को हरी झंडी दिखाई और राष्ट्रीय खेलों के लिए अभी से जुट जाने को कहा। साथ ही इस आयोजन से जुड़े अधिकारियों को बधाई देते हुए आयोजन को सफल बनाने के लिए कार्य करने को कहा। खेल मंत्री ने राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से प्रदेश के खिलाड़ियों को फायदा पहुंचाने की बात कही। आप लोगों की तरफ से सबको बधाई देता हूं, खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अनंत गत्वा वही हैं जो इन खेल सुविधाओं के माध्यम से उत्तराखंड के नाम को रोशन करेंगे। और ये आज हम एक प्रकार से लॉन्चिंग कर रहे हैं 2018 की, जो हमने राष्ट्रीय खेल आयोजित करने हैं। देहरादून के चकरौता स्थित मुनोग गांव के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून के जिलाधिकारी और चकरौता के एसडीएम को नोटिस भेजा है और 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। दरअसल ग्रामीणों ने एक याचिका दाखिल की थी जिसमें कहा गया था कि जून 2013 में आई आपदा से गांव को भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन शासन प्रशासन ने ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी सुध नहीं ली, जिसे हाईकोर्ट ने गंभीर माना और नोटिस जारी किए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी, जिस पर कोर्ट ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए 4 हफ्ते में जो है डीएम देहरादून, एसडीएम चकरौता को अपना जवाब देने के लिए कहा और मामले की अगली सुनवाई जो है 24 मार्च को होगी। श्रीनगर के धारी और कलियासोड़ इलाके में टूटा ब्रिज 3 साल बाद भी नहीं बन सका है। दरअसल
ये ब्रिज 2012 आपदा के दौरान टूट गया था। इसके बाद से इलाके के करीब 1 दर्जन गांव के लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। हालांकि ग्रामीणों की आवाजाही के लिए एक ट्रॉली लगाई गई है, लेकिन स्कूल के वक्त वो भी कारगर साबित नहीं होती है। बच्चों की ज्यादा तादाद होने पर आवाजाही में वक्त लगता है। ग्रामीणों का कहना है कि मार्च में बोर्ड परीक्षाएं हैं, ऐसे में उनकी चिंता और भी बढ़ गई है। चंपावत से सटे नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी किया गया है और वहां सुरक्षा कर्मियों की गश्त बढ़ा दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक 26 जनवरी के मौके पर अवैध घुसपैठ को रोकने के मकसद से एक कदम उठाया गया है। दरअसल भारत नेपाल के बीच एक लंबी खुली सीमा है, जहां से घुसपैठ की आशंका बनी रहती है, लिहाजा सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। देहरादून में पिछले कुछ दिनों से लगातार कोहरे का कहर जारी है, लिहाजा लगातार कोहरा गिरने से रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पिथौरागढ़ के कुई गांव के लोगों ने सड़क नहीं बनाए जाने को लेकर पीडब्ल्यूडी ऑफिस पर प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अल्मोड़ा में राज्य स्तरीय महिला ओपन फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हो गई है, जिसमें कुल 7 टीमें हिस्सा ले रही हैं। राजपथ पुलिस ने शांति कमेटी के साथ बैठक की। बैठक में 26 जनवरी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई। मौनी अमावस्या के मौके पर ऋषिकेश के गंगा तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। मौनी अमावस्या के दिन गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। ऋषिकेश के आईएसबीटी से लेकर नेशनल हाईवे के मार्गों की हालत बेहद खराब है।